बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ब्राह्मण दांव चल दिया है। उन्होंने शंखनाद की है, चुनावी शंखनाद, और इस शंखनाद की शुरुआत उन्होंने ब्राह्मण के साथ की है। एक नारा, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दौड़ा आएगा, इस नारे को फिर से धरातल पर उतारने की कोशिश है। 2027 से पहले ब्राह्मण ने शंख बजा दिया है। कहां बजाया है? जगह है जालौन, सीट है माधोगढ़। माधोगढ़ सीट से बीएसपी ने अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा की है। दरअसल बसपा प्रत्याशी घोषित नहीं करती, बल्कि वो प्रभारी बनाती है। जिस विधानसभा का प्रभारी घोषित किया जाता है वही प्रभारी चुनाव लड़ता है। उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति फॉर्म भरता है, जिसे चुनाव आयोग प्रत्याशी घोषित करता है, वो प्रत्याशी होता है। तो कुल मिला के माधवगढ़ में पहली टिकट दे दी गई है और बसपा की तरफ से पहला टिकट दिया गया है आशीष पांडे को। इसकी घोषणा की है रामलाल अहिरवाल ने, जो कि बसपा के मंडल प्रभारी। जो 2027 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने आदरणीय बहन जी ने कई प्रदेश की कई विधानसभाओं से आदरणीय बहन जी ने प्रभारी बनाए हैं। जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे मेरे साथियों, इसलिए मेरे साथियों जनपद जालौन की माधोगढ़ विधानसभा से आदरणीय बहन जी ने यहाँ से प्रभारी मेरे साथियों बनाया है। चुनाव लड़ने के लिए 2027 के प्रभारी बनाए गए हैं या टिकट नॉमिनेट किया गया है? ये चुनाव लड़ेंगे मेरे साथियों, इनको प्रभारी इस विधानसभा का बनाया है। प्रत्याशी तब होते हैं जब नामांकन किया जाता है। आप कानून के विद्वान हैं। जो चुनाव लड़ता है, हमने इनको चुनाव लड़ाने के लिए 2027 के लिए यहाँ से मैदान में उतारा है। आप हमारे विधानसभा के प्रभारी होंगे। पूरे प्रदेश में जब भी पार्टी कोई भी दल हो, मेरे साथियों प्रभारी बनाती है और उसको तैयारी करने का उसको आदेश देते हैं। आप विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी। इतना ही नहीं, आशीष पांडे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी घोषणा है। वो पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं और 27 में जो माधवगढ़ की सीट है वो जीती जाएगी। बहन जी ने जब समझा कि मैं परिपक्व हो गया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, शायद उनकी सोच होगी, परख होगी, तब उनने जाके मुझे टिकट दिया और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। देखा जाए आपको प्रभारी बनाया गया है, क्या पार्टी के अंदरूनी कलह भी सामने आएगी, उससे कैसे निपटेंगे? ये तो सब भ्रांतियां फैलाई गई है। हमारी पार्टी में बिल्कुल कलह नहीं है। कलह होता है भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। हमारी बहुत अनुशासित पार्टी है, कभी किसी की कलह नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि एक पटकथा है और ये 2007 को दोहराने की कोशिश है। मायावती चाह रही हैं कि जो ब्राह्मण नाराजगी सोशल मीडिया पर सतह पर नजर आ रही है, जो यूजीसी और शंकराचार्य विवाद के बाद नजर आ रही है, वो सत्ता पक्ष से हटकर बीएसपी के साथ जुड़ जाए और ब्राह्मण दलित का एक कॉम्बिनेशन बने जिसके सहारे चुनाव जीता जा सके। ऐसे में ब्राह्मण उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है और अब आशीष पांडे की शुरुआत है। लेकिन मायावती ने इसकी शुरुआत पहले कर दी थी। मायावती लगातार ब्राह्मणों के मुद्दे पर खुलकर बोल रही है। जैसे कि घूसखोर पंडित का उदाहरण ले लीजिए। घूसखोर पंडित फिल्म आई तो मायावती ने बाकायदा पोस्ट किया और मायावती ने लिखा, बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी जांच सूचक फिल्म घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये पहला मैटर नहीं। यूजीसी के मामले में मायावती ने एकदम अलग स्टैंड लिया जब तमाम पार्टियां इस विषय में फंसी रहीं कि वो SC ST OBC दलितों के साथ खड़ी हो या सवर्ण समाज के साथ खड़ी हो। ऐसे में मायावती ने अपने वोट बैंक की चिंता किए बगैर सवर्णों का साथ देने का काम किया। उन्होंने एक पोस्ट किया और जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई तब उन्होंने लिखा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने का फैसला उचित है। जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा नहीं होता अगर यूजीसी के नए नियम लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व देती। ये बात मायावती ने अपने पोस्ट में लिखी। ये भी एक मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मायावती ब्राह्मणों के साथ खड़ी नजर आई। कब? जब उत्तर प्रदेश में 52 ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष नए नवेले बने, उन्होंने साफ साफ इसको लेकर नोटिस देने की बात कही। तब मायावती ने कहा कि ब्राह्मण को लिट्टी चोखा नहीं चाहिए, वो लिट्टी बाटी का
उम्मीदवार नहीं है, बल्कि उसको सम्मान चाहिए और बसपा उसको सम्मान देगी। 2007 में उसने सम्मान दिया था, कितना सम्मान दिया था वो भी जान लीजिए। 2007 के चुनाव में बसपा ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिए थे, जिसमें से 43 जीतकर आए थे। लेकिन धीरे धीरे बसपा के साथ ब्राह्मणों का वोट छिटकता गया। ये आप एक आंकड़ा देखिए किस तरीके से ब्राह्मणों का वोट बसपा और सपा से शिफ्ट होते होते मुख्य तौर पर बीजेपी के साथ चला गया। पहले भी बीजेपी के साथ था, लेकिन फिर वो एक तरफा बीजेपी के साथ हो गया। अगर आप देखें तो 2007 में बीजेपी को सिर्फ 44% ब्राह्मण वोट कर रहे थे, जबकि सपा को 7, बीएसपी को 17, कांग्रेस को 14 और अन्य को 18% वोट मिल रहा था। 2012 में बीजेपी से ब्राह्मणों का और वोट कम हुआ, सिर्फ 38% ब्राह्मणों ने वोट किया। 19% सपा के साथ गए, 19% बसपा के साथ गए, 11% कांग्रेस के साथ गए और 13% अन्य के साथ रहे। लेकिन 17 में सब कुछ बदल जाता है। 80% ब्राह्मण बीजेपी को वोट करते हैं, सपा के साथ सिर्फ 7% ब्राह्मण रहते हैं, 2% बसपा के साथ, 6% कांग्रेस के साथ और 5% अन्य के साथ। 2022 में ये और बदल जाता है और करीब 90% ब्राह्मण बीजेपी के साथ चले जाते हैं, 6% सपा के साथ, 1% सिर्फ बीएसपी के साथ रह जाते हैं, 2% कांग्रेस और अन्य में बंटता है। कुल मिला के सीधे सीधे अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर बना हुआ है। 2017 के बाद से एक तरफा एकमुश्त वोट कर रहा है और इसी एकमुश्त वोट में सेंधमारी की कोशिश मायावती कर रही है। क्या उम्मीदवार, यूजीसी, शंकराचार्य विवाद, ये तमाम बातें ब्राह्मणों को हिट करेंगी और वो मायावती के साथ जाएंगे या वो अपनी पार्टी बीजेपी के साथ बने रहेंगे? आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी जालौन से हमारे सहयोगी आलिम ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।